हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार, जो कि हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 के छात्रों को सब्सिडरी पेपर के रूप में पढ़ना पड़ता है। और इस साल इस विषय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर ही होगी। इसके सारे प्रश्न 70 प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे और 90 मिनट का टाइम बच्चों को दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका आज है टॉपिक 4। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने 45 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत करा रखा है, तो आप उसको भी जरूर देखें। चलिए, अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? Which of the following is not a function of management? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमें प्रबंध का कार्य का ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रबंध का कौन सा कार्य है इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है नियोजन, प्लानिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, सहयोग, कोऑपरेशन एंड नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हमारा नियोजन जो है वो प्रबंध का कार्य है। नियोजन के बाद हमारा आता है संगठन, संगठन के बाद नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन, निर्देशन के बाद नियंत्रण। तो यहाँ पे बचता है एक सहयोग, कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। लाभ अर्जित करना, अर्निंग प्रॉफिट, संगठन का विकास, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रोजगार उपलब्ध करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, नीति निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग। देखिए, उद्देश्य, जो प्रबंध का उद्देश्य होगा वही व्यवसाय का भी उद्देश्य होगा। क्यों होगा? व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, इसलिए प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा? उस संस्था के लाभ अर्जन की ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए काम करना। उसके बाद है संगठन का विकास। देखिए, संगठन का विकास का जो उद्देश्य होता है वो प्रबंध का होता है, क्योंकि अगर प्रबंध अपने एम्प्लॉय को सही से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एम्प्लॉय और साथ में संगठन का विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद रोजगार उपलब्ध करवाना, संस्था में कितने कर्मचारी हैं, कितने रिक्तियां हैं, कितने खाली जगह है जिससे हमें कर्मचारी की जरूरत है, तो ये कौन करता है? ये किसका उद्देश्य है? तो ये हमारा उद्देश्य है, रोजगार उपलब्ध कराना प्रबंध का उद्देश्य है। चलिए, और हमारा है नीति निर्धारण करना। देखिए, ये तीनों जो है ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, वो तो उस प्रबंध का कार्य है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो नीति निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग, ये क्या है? जो प्रबंध का कार्य है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन? इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। अब नीति निर्धारण कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर परिचालन का ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जिन्हें ग्रास रूट लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, इनमें से सभी। तो देखिए, जैसा कि नीति का निर्धारण, संस्था में कार्य किस प्रकार होगा? तो आप एक बताइए, आपका एक छोटा सा दुकान है या छोटा सा कारखाना है जिसमें कि सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो वहां पर नीति का निर्धारण कौन करता है कि ये जो कर्मचारी है, ये जो काम करने वाला व्यक्ति है, ये हमारे संगठन में कितने टाइम पे आएगा? इसका निर्धारण कौन करते हैं? जो वहां के मैनेजर होते हैं। और कौन मैनेजर? लोअर लेवल का मैनेजर थोड़े ही नीति का निर्धारण करेगा कौन करेगा? जो हाईएस्ट लेवल पे होगा। इसलिए हमारा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या करता है? और नीति का निर्धारण करता है, और उस निर्धारित नीति को, जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेट हो गया है, उसको क्या करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट के सामने उस नीति का को साफ करेगा कि इस नीति के अंतर्गत आपको इस तरह से काम करना है। उस नीति का स्वच्छ प्रदर्शन करेगा उसके सामने, और परिचालन प्रबंध जो होंगे ग्रास रूट लेवल, उसको कार्यान्वित करेंगे। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 49, प्रबंध का पहला कार्य है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज।
तो सबसे पहले प्रबंध का कार्य। प्रबंध के 5 मुख्य कार्य होते हैं। पहला हमारा होता है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, निर्देशन, कंट्रोलिंग नियंत्रण। तो देखिए सबसे पहला कार्य क्या है, नियोजन। क्योंकि आप भी कोई काम करने जाते हैं, मान लीजिए उस काम में 5 आदमी आपको लगेंगे, तो आप क्या करते हैं, पहले उस काम को करने से पहले एक प्लानिंग बनाते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन होने वाला है, तो फंक्शन में पहले तो लेबर को बुला के काम नहीं करवाते हैं, पहले क्या करवाते हैं कि उस फंक्शन का एक बजट तैयार करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरह प्रबंधकारी कार्य पहले नियोजन होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन इज प्रबंध का कार्य है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का उद्देश्य है। इनमें से कोई नहीं। तो कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि समन्वय जो है वो क्या है, प्रबंध का सार है। क्यों इसको प्रबंध का सार कहते हैं, क्योंकि समन्वय के अंतर्गत क्या होता है, ये सारे संस्था के बीच एक भेदभाव को मिटा के मेल जोल स्थापित करता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा मोती है, जब तक आप उसको एक धागा में पिरोंगे नहीं, तब तक क्या वो एक माला बन सकता है, नहीं ना बन सकता। इसलिए क्या होता है कि समन्वय के अंतर्गत जो हमारा होता है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए इसे प्रबंध का एसेंस, सार कहा गया है। मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी कारखाना है, उसमें फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब कि जहां उत्पादन होता है वो विभाग और जो पैसा का लेन देन करता है वो विभाग, दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, दोनों में के बीच में आप झगड़ा कराएंगे, तो क्या एक प्रबंध सही से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या है, प्रबंध जो है समन्वय जो क्या करती है, दोनों के बीच में मेल जोल स्थापित करके रखती है। जैसे कि गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, पंचायत में क्या होता है, दो जज के बीच झगड़ा होता है, तो उसके बीच क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। तो क्या है, समन्वय जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये क्या है, समन्वय प्रबंध का सार है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। कहां मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कैसे रचना करते हैं, इसको प्रयोगशाला में, इन लैबोरेटरी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि लैबोरेटरी में किस तरह का सिद्धांत बनता है। साइंस से रिलेटेड बनता है कि आर्ट्स से रिलेटेड बनता है कि कॉमर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड बनता है। अब हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्राहकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर। चौथा ऑप्शन है हमारा समाज वैज्ञानिक द्वारा, सोशल साइंटिस्ट। देखिए सबसे पहली बात कि प्रबंध में प्रयोगशाला में जाके तो कोई हम सिद्धांत बनाते नहीं है। प्रयोगशाला में जाके सिद्धांत बन सकता है कि हम जो कर्मचारी से काम करेंगे उसके लिए उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाए, उसको कार्य के घंटे को निश्चित किया जाए जिससे कि उसको थकान अनुभव ना हो। तो इसको किसके द्वारा होगा, ये ग्राहकों के अनुभव द्वारा होगा। ग्राहकों का क्या लेना देना है कि आप कर्मचारी से किस प्रकार काम करवाते हैं। हाँ, समाज वैज्ञानिक, समाज का तो लेना देना है क्योंकि आप भी समाज के अंग है और जो कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं वो भी एक समाज के अंग है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रबंध के जो सिद्धांत बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा बनते हैं। हमारा अब अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। Which of the following is not importance of principle of management। अब प्रबंध के सिद्धांत, देखिए आपके बुक में ही पहला चैप्टर में ही था कि प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं। दूसरा चैप्टर जो है जिसमें कि टेलर फ्योल साहब का जो सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस चैप्टर में है कि तो प्रबंध के सिद्धांत का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। प्रबंध के सिद्धांत को लागू करने से क्या कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इनिशिएटिव, पहल क्षमता, मतलब कि पहल करना, कोई भी काम को करने के लिए क्या होता है, एक गब्बू आदमी होता है जो पीछे बैठा रहता है और एक क्या होता है जो आके पहले काम में, भले उससे काम हो या ना हो लेकिन वो अटेम्प्ट जरूर करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा संसाधनों की अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना, एडेप्टेशन ऑफ चेंजेबल टेक्नोलॉजी, जो हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होता है उसको अपनाना।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो गया। कौन सा आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग भी बताएं। 52 का आंसर हमारा होगा कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। प्रबंध के सिद्धांत को लागू करने से क्या होता है, हमारे कार्यकुशलता में, कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। चलिए, हेनरी फ्योल था एक। अब हेनरी फ्योल साहब कौन थे? हेनरी फ्योल वाज सामाजिक वैज्ञानिक थे, सोशल साइंटिस्ट थे, खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, लेखाकार अकाउंटेंट थे, उत्पादक इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर थे। चलिए, अब आप लोग कहेंगे कि बुक क्यों नहीं जरूरी है? भाई बुक जरूरी है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब फ्योल साहब तो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिए थे, लेकिन अब उनका वो थे कहाँ के, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या करते थे, इसके लिए आपको बुक पढ़ना जरूरी होगा। वैसे मैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के बाद आपको कुछ वीडियोज प्रोवाइड करवाऊंगा जो क्विक रिवीजन के तौर पे होगा, जिसमें सारा ओवरव्यू होगा चैप्टर्स का। चलिए, यहाँ पे हमारा है माइनिंग इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी जो है इज राइट आंसर। चलिए, अब हमारा 54 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? Which of the following statement best describe the principle of division of work? अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? इसका जो कार्य का सिद्धांत है, विभाजन का सिद्धांत, ये हेनरी फ्योल का सबसे पहला सिद्धांत है। हेनरी फ्योल साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर हैं, उन्होंने टोटल 14 सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत दिए, जिसमें कि पहला सिद्धांत है उनका कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए, मैं अपने वीडियो को ऊपर कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिख सके ऑप्शन सारा। चलिए, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल वर्क। कार्य विभाजन मतलब काम का विभाजन होगा। इसमें क्या होता है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल टास्क, छोटे छोटे भाग में। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है, उसमें क्या किए आपने अलग अलग भाग में बांट दिए कि अमन ये करेगा, रमन ये करेगा, सुमन ये करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना हुआ। दूसरा क्या हमारा ऑप्शन, श्रम का विभाजन करना। लेबर शुड बी डिवाइडेड, जो लेबर है काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका विभाजित कर दिया। संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इनटू अमाउंट जॉब। जो हमारा संसाधन है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रिसोर्सेज को बांट रहे हैं। किसमें बांट रहे हैं, कार्य के अनुरूप बांट रहे हैं कि इस कार्य में ये रिसोर्सेज काम देंगे, ये संसाधन का उपयोग होगा। चलिए, और हमारा डी ऑप्शन है इसमें विशिष्टीकरण होता है। इट लीड टू दी स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए आपको अब जिस कार्य में आप सक्षम है, मान लीजिए आप अकाउंट में बैलेंस शीट वगैरह अच्छे से बना लेते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया जाएगा केवल बैलेंस शीट। तो कार्य विभाजन हो गया ना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कोई बनाएगा, पीएल अकाउंट कोई बनाएगा और बैलेंस शीट आप बनाओगे, तो आपका कार्य विभाजन हो गया। और उस कार्य में अब बैलेंस शीट बनाने में ही आप क्या करोगे, स्पेसिफिकेशन हासिल कर लोगे। तो इसमें क्या होगा, जब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट कंपनी की जो काम होगा उसको आप पूरा करोगे। चलिए, अब हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फॉर्मेनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन होता है? इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए, जो संस्था से संबंधित श्रमिक हैं उनके लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। काम के लिए सारे सामान को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रिया फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन होता है? इंग्लिश में देखते हैं, सी एंड ही कीप मशीन, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन by different worker whose work is described by the guarantee under function foremanship। चलिए, यहाँ पे हमारा है निर्देश कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मरम्मत नायक, रिपेयर बॉय, टोली नायक, गैंग बॉस, कार्यक्रम क्लर्क, रूट क्लर्क। चलिए, अब आप अगर देखिए यहाँ पे सब बातें होती है, ऑप्शन को अगर समझना होगा, सही से समझना जरूरी होता है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या होता है, जिसको वो एक ऐसा क्लर्क होता है जिसको एक काम के लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया जाता है
उसके बाद उसको दूसरा काम की वो काम पूरा होने के बाद दूसरा काम मरम्मत नायक। मरम्मत का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, रिपेयर। किसी चीज को अगर गड़बड़ी हो जाती है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, रिपेयर नायक। उसके बाद टोली नायक, गैंग बॉक्स, जो एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ लेबर होगा या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होगा, उसका जो एक बॉस होगा उसका काम क्या होता है। और कार्यक्रम मतलब रूटीन क्लर्क, जो हमारा कार्यक्रम होने वाला, जैसे मान लेते हैं किसी कार्यक्रम का अध्यक्ष बना दिया जाता है। गांव घर में भी आप देखते होंगे कि मान लीजिए अष्टजाम होने वाला है तो उसमें एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, या पूजा होने वाला है उसमें एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसका काम है सारे कामों को मैनेज करना। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, टोली नायक। क्योंकि वो जितने भी श्रमिक होंगे, उनके टोली के अंतर्गत जितने श्रमिक होंगे उनको क्या करेगा, टोली नायक ही ना मैनेज करेगा। उसको तो अपर लेवल के मैनेजर मैनेज करने आएंगे नहीं। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, अब हमारा 56 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से टेलर का सिद्धांत कौन सा नहीं है। इनमें जितना भी सिद्धांत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो अब आप टेलर के सिद्धांतों को बारी बारी से देखेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि कौन सा सिद्धांत हमारे टेलर साहब ने दिया था। तो यहाँ पे हम पहला नंबर ऑप्शन है विज्ञान न कि व्यवहाराधीन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कि अंगूठा का राज्य नहीं होना चाहिए, विज्ञान का बात मानना चाहिए। दूसरा है कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तीसरा है हमारा अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कम उत्पादन नहीं होना चाहिए, अधिकतम एक मात्रा में सीमित करके हम अपने उत्पादन को नहीं रखना चाहिए। सहयोग ना कि विरोध, किसी भी कर्मचारी को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर वो कोई कार्य करना चाहता है तो उसको उसमें सहयोग प्रदान करेंगे जिससे कि वो कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। चलिए, अब हमारा 57 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। मतलब कोई भी जो कार्य हम करेंगे उसके लिए प्रबंध को एक सबसे अच्छा विकल्प चुनना चाहिए। मान लीजिए आपको कि यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको जल्दी जाना है, तो आपको क्या बैलगाड़ी से जाना चाहिए और या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाना चाहिए, जिससे कि जाना तो जल्दी है इसलिए हवाई जहाज एयरलाइंस का सहारा लेना चाहिए, ना कि बैलगाड़ी से जाना चाहिए। चलिए, अब वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक इस वाक्य को परिभाषित करती है। मतलब कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें एक सर्वोत्तम तकनीक, सर्वोत्तम मार्ग चुनना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा कथन, तकनीक का कौन सा कथन इस बात को परिभाषित करता है। चलिए, मैनेजमेंट शुड बी फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म, which technique of scientific management is defined in this sentence sequence। पहला है हमारा ऑप्शन है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। दूसरा ऑप्शन है हमारा गति अध्ययन, मोशन स्टडी। तीसरा ऑप्शन है हमारा थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। चौथा ऑप्शन है हमारा पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी। तो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पद्धति अध्ययन, क्योंकि यहाँ पर क्या समय की बात नहीं है, गति की बात नहीं, कार्य कितनी, यहाँ पर बात है हमारा पद्धति की। रास्ता क्या चुनना है, तो रास्ता पद्धति से ही आपको लग रहा है, पद्धति मतलब कि कार्य के करने की शैली। चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अब हमारा कोई आता है यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। आप लोगों ने कल भी एक मानसिक क्रांति वाला पढ़े थे, टेलर साहब के द्वारा जो बात आई थी। Which of the following of a statement best describe mental revolution, mental revolution। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इसमें रुझान में परिवर्तन आता है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड होता है उसमें मानसिक क्रांति के कारण क्या होता है, चेंज आ जाता है। प्रबंध एवं श्रमिकों को खेल नहीं खेलना चाहिए, द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अपमैनशिप। ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिक्वायर ईच अदर। घ नंबर ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, वर्कर शुड बी, सॉरी यहाँ पे वर्कर होगा, शुड बी पेड मोर वेजेज। तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा
कि इसमें क्या होता है, मानसिक क्रांति के कारण मानसिक, इसमें लोगों की एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग बहुत पहले कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर एक समय आने के बाद जब मानसिक क्रांति हुई, लोगों को यह एहसास हुआ कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ, मानसिक क्रांति आई तो लोगों के एटीट्यूड में चेंज आ गया। चलिए अब हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है फॉन्ट साइज, लेकिन हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। टेलर और फ्योल साहब के संबंध में नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत आपको टिक करना है। Which of the following statement is false about Taylor and Fuel? कौन नंबर ऑप्शन है हमारा, ए नंबर ऑप्शन। फ्योल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। जी हाँ, आपने पीछे वाले भी ऑप्शन में पढ़े थे कि फ्योल जो थे वो क्या थे, एक खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर थे। फ्योल वाज ए माइनिंग इंजीनियर और टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। यह सही है हमारा कथन, याद कर लीजिएगा। पीछे क्वेश्चन में आया था ना, टेलर जो है वो फ्योल क्या है, एक खनन इंजीनियर है, तो ये भी याद कर लीजिए, टेलर जो है क्या, मैकेनिकल इंजीनियर है। 4 नंबर ऑप्शन है, फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थिति में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। फ्योल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, व्हेयरएज टेलर्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। चलिए हमारा 2 नंबर ऑप्शन है, फ्योल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव द्वारा हुई, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई। जी हाँ, टेलर साहब की जो रचना है वो, टेलर साहब एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उसमें भी एक प्रोडक्शन विभाग में काम करते थे, इसलिए वहां के कर्मचारियों को देखकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बेस पे अपना प्रिंसिपल बनाया। फ्योल्स प्रिंसिपल वेयर फॉर्म्ड थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस, वेयर टेलर्स प्रिंसिपल वेयर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। हमारा 9 नंबर ऑप्शन है, फ्योल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। जी हाँ, क्योंकि टेलर साहब जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहाँ किया था, कारखाना में किया था। और फिर फ्योल साहब का जो है वो शीर्ष स्तर पर, टॉप लेवल पर लागू होता है। फ्योल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर टेलर्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर का मतलब जहां उत्पादन का कार्य होता है, जहां मशीन लगा होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 6, बी नंबर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थिति में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक परिस्थिति में लागू होते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब ये कथन जो है टेलर और फ्योल के साथ के संबंध में गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा राइट आंसर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके। क्योंकि अब एग्जाम का समय जो है वो कम रह गया है और समझ में कहां पर दिक्कतें आई वो कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करें कि सर अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा हो तो कमेंट करें कि अच्छा है, और साथ में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करें, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर सकूं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।